साथियों, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कवि थे, उनकी अंग्रेजी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण पहचान है और उनको उनके कार्य के लिए अत्यधिक जाना जाता है। राजस्थान से भी विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत अच्छा संबंध रहा है। आज हम उनकी लिखी एक कविता जिसका नाम है सोलिटरी रीपर, उसकी स्टडी करेंगे। इस स्टडी में हम सबसे पहले इस पोइम के जो थीम है, जो उसका पैराफ्रेज है, और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, वो सभी पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने हुए हैं। हम आपको अच्छा और ऑथेंटिक मटेरियल आपकी परीक्षाओं के लिए भेज रहे हैं। निश्चित ही आपको इससे लाभ मिल रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलिटरी रीपर की ये पहली पंक्ति आपके सामने दिखाई दे रही है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द पोएम। So first I am going to read some lines. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. So this is the first stanza. Now we are going to discuss the summary of this stanza. The poet sees a young Scottish girl to whom he calls the Highland Lass. The young Scottish girl was working alone in a field. She was cutting and binding grain while singing a sad song. Her melody fills the whole valley with its echoing sound. कवि जो है वो देखता है कि स्कॉटलैंड की एक छोटी सी लड़की, जिसको वो हाईलैंड लास कहता है, वो खेत में अकेली कार्य कर रही है। वह घास काट भी रही है और बांध भी रही है। जो ग्रेन है उसको, जो अनाज है उसको काट भी रही है और बांध भी रही है, और उसी समय एक दुखपूर्ण गीत गाती है। उसकी जो सुंदर मधुर ध्वनि है उससे पूरी घाटी भर जाती है और उसकी एक गूंज जो है वो सुनाई देती है चारों तरफ। अब इसके एक्सप्लेनेशन की स्टडी करते हैं कि द पोएट डायरेक्टली एड्रेसेस द रीडर। बिहोल्ड हर, बिहोल्ड हर में वो अपने रीडर्स को कह रहा है, एंड इनवाइटिंग अस टू विटनेस दिस ब्यूटीफुल सीन। ये खूबसूरत दृश्य देखने के लिए कहता है कि आओ देखो तो सही। द गर्ल इज सॉलिटरी मीन्स अलोन, yet her song fills the entire valley, showing the power of her natural voice, जिसमें उसकी जो स्वाभाविक प्राकृतिक जो आवाज़ है उसकी शक्ति उसकी दिखाई देती है कि वो लड़की जो अकेली खेत में गा रही है और उसकी उस गाने से पूरी घाटी जो है वो भर गई है। उसकी गाने की शक्ति और उसकी को वो बता रहा है यहाँ पे। द पोइट आस्क्स ट्रेवलर्स टू आइदर स्टॉप और लिसन और पास क्वाइटली रिस्पेक्टिंग हर सॉन्ग। कवि कहता है कि यात्रियों से कि या तो तुम रुक जाओ या सुनो, ठीक है, और उसके गाने का आनंद लो, उसका सम्मान करो।
नेक्स्ट जो स्टेंजा है इसमें, सॉरी, हम अब बात करेंगे इसकी थीम्स की। इसमें जो थीम दिए हैं, सबसे पहले तो देखिए कि इसमें सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी इन रूरल लाइफ को बताया गया है। देन हार्मनी बिटवीन ह्यूमन लेबर एंड नेचर को बताया गया है। म्यूजिक इमोशनल डेप्थ को इस पैराग्राफ में बताया गया है। मतलब इसमें जो ग्रामीण जीवन की सुंदरता और जो सरलता है उसको बताया है। मानवीय श्रम और प्रकृति के आनंद भी, प्रकृति के मध्य जो माधुर्य है उसको बताया है। गीत, जो भावुक गीत है उसकी गहराई को बताया है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो ये हैं: स्टॉप हियर एंड जेंटली पास शोज वर्ड्सवर्थ रिस्पेक्ट फॉर सॉन्ग। एक है वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, पावरफुल इमेज ऑफ नेचर फिल्ड विद म्यूजिक। ये दो लाइनें हैं, स्टॉप हियर और जेंटली पास, जिसमें गाने के प्रति सम्मान है। और दूसरा है कि वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द नेचर विद द साउंड, की पूरी घाटी जो है वो भर गई है और मधुर ध्वनि बाहर निकल रही है। ये प्रकृति की एक का चित्रण है जिसमें संगीत किस तरीके से बताया गया है वो दिख रहा है कि जैसे संगीत जो है वो कोई, जैसे किसी गिलास में पानी डाला गया हो और वो बाहर निकल रहा हो। इसमें लिटरेरी डिवाइसेज जो यूज है उसको देखिए। सबसे पहले इसमें विजुअल इमेजरी डाली है, जो विजुअल है, जैसे फील्ड है, लाश है। एक इसकी इमेजरी है ऑडिटरी, सॉन्ग जो इसमें दिया गया है। इसमें एलिटरेशन है, सिंगल, सिंगिंग, एलिटरेशंस का यूज भी किया गया है। एक्सक्लेमेशन भी है, कन्वेज एडमिरेशन, वो कह रहा है कि क्या सुंदर गाना है इसका। और पर्सोनिफिकेशन में जो द वैली ओवरफ्लोइंग विद साउंड, जो ओवरफ्लोइंग है ये पर्सोनिफिकेशन है कि एक प्रकार से कुछ जो है चीज भर गई हो, उसका एक चित्रण हमारे सामने व्यक्तिकरण किया गया है। तो ये लिटरेरी डिवाइसेज में इमेजरी, एलिटरेशन, एक्सक्लेमेशन और पर्सोनिफिकेशन को अपन इसमें देखते हैं। अब अगली जो लाइन है कि वो है नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard. In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas, among the farthest hybrids. ये इसका एक पूरा जो स्टेंजा है वो हमारे सामने है। अब इसकी समरी अपन देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ compares the reaper's song to the sweetest song of birds. It is more comforting than the nightingale's song to tired travelers in the Arabian desert and more thrilling than the cuckoo's call echoing across distant Scottish islands. वर्ड्सवर्थ जो है वो इस गाने को पक्षियों के सुंदर गानों से तुलना करता है। ये गाना जो है वो नाइटिंगेल के जो कोयल होती है उसके गीत से भी ज़्यादा आनंद देने वाला और आराम देने वाला है। उन यात्रियों को जो अरेबियन डेजर्ट में चलते हुए थक गए हैं और एक प्रकार की जो है वो कंपन पैदा करता है, थ्रिल पैदा करता है कि जैसे कुकू जो है वो दूर द्वीपों में, स्कॉटलैंड के द्वीपों में जैसे कोई जो है वो इको कर रहा हो। इसमें अब हम देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि द पोइट कैन नॉट डिस्क्राइब द सॉन्ग डायरेक्टली, सो ही कंपेयर्स इट्स टू वेल नोन बर्ड सॉन्ग्स, नाइटिंगेल एंड कुकू। वो कवि जो है वो सीधा जो है इसका तुलना नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो नाइटिंगेल और कुकू से इसकी तुलना करता है। द सॉन्ग सरपासेस बोथ sweetness and emotional power.
और ये जो गाना है ये इतना मधुर है और इतना भावपूर्ण है, शक्तिशाली भावपूर्ण है कि ये उन दोनों को सीमाओं को क्रॉस कर गया है। The Arabian sands and the Hebrides contrast two distant exotic places, showing the song's universal beauty. दो स्थान इसमें बताए गए हैं, एक तो अरेबियन सैंड्स और एक हेब्रिड्स। ये दोनों एक प्रकार की विरोधाभासी हैं और बड़े ही उत्तेजनापूर्ण और अच्छे स्थान हैं जो इस गीत की जो सार्वभौमिक सुंदरता है उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। इस स्टेंजा में जो थीम्स यूज की गई है वो है एक तो इसकी यूनिवर्सलिटी ऑफ ब्यूटी, इस सुंदरता का जो सार्वभौमिकरण है उसका इस्तेमाल किया गया है। नेचर्स म्यूजिक वर्सेस ह्यूमन म्यूजिक, प्राकृतिक गीत और मानव गीत दोनों की तुलना की गई है। द ब्लेंडिंग ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी, कल्पना और वास्तविकता का मिश्रण है इसमें। इसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको दिखेगी, वो है नो नाइटिंगेल डी डाइवर चांट शोज द पोइट्स एव, ये कवि का दुख बता रहा है, आश्चर्य बता रहा है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज emphasizes the reach and purity of her song। दूसरी पंक्ति यह है ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो गाने की पवित्रता और लोगों तक पहुंचने पर जोर दे रहा है। इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेज यूज की गई है वो हैं सिमिली एंड कंपैरिजन। द सॉन्ग इज कंपेयर टू नाइटिंगेल एंड कुकू, ये कंपेयर और जो सिमिली इसको दिया गया है। हाइपरबोल में जो है वो ये है कि एग्जेजरेटिंग द सॉन्ग्स ब्यूटी टू एक्सप्रेस इट्स इमोशनल इम्पैक्ट, गीत की जो सुंदरता है उसका जो भावपूर्ण प्रभाव है उसको बताया गया है। और इमेजरी में डेजर्ट, सीज एंड डिस्टेंट आइलैंड के इमेजेस हमारे सामने दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। इस स्टेंजा का हम समरी देखते हैं कि the poet cannot understand the language of the song, probably it's the Gaelic song, so he wonders that what it might be about। Maybe it tells of ancient sorrows and heroic battles, or perhaps it expresses simple everyday human sadness। कवि जो है इस गाने की भाषा को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो आश्चर्य करता है कि ये किसके बारे में गा रही है। शायद ये कोई प्राचीन काल का दुख है या कोई साहसिक युद्धों के बारे में है, या हो सकता है कि कोई रोजाना की सिंपल सी मानव का दुख जो है वो इसमें वर्णन किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को अपन देखेंगे प्लेंटिव नंबर्स। प्लेंटिव नंबर्स का मतलब यहाँ पे सैड और मोर्नफुल म्यूजिक से लिया गया है। द पोइट्स इमेजिनेशन बिकम्स एक्टिव एंड एक्टिव, ही इंटरप्रेट्स द सॉन्ग थ्रू इमोशन रादर देन वर्ड्स। कवि की जो कल्पना है वो यहाँ पे सक्रिय है, वह गाने की व्याख्या जो है वो भावनाओं से ज़्यादा करता है और शब्दों का इस्तेमाल कम है। The song's mystery makes it even more beautiful and moving। और गाने का जो रहस्यात्मक जो तथ्य है, जो बिंदु है कि गाना किस चीज़ पर है, वो इसे और सुंदर बना देता है और एक हलचल सी पैदा कर देता है लोगों में, कि जानने के लिए उत्सुकता पैदा कर देता है कि किसके बारे में है। इसकी थीम्स की स्टडी अपन करते हैं। इसमें सबसे पहले इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। यूनिवर्सलिटी ऑफ सोरो एंड इमोशन, कि दुख और भावनाएं सार्वभौमिक रूप से पूरे विश्व में व्याप्त है। मिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, कि कला और संगीत का जो रहस्य है उसको बताया गया है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस का डिस्कशन करते हैं इस स्टेंजा की।
विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, ये शोज क्यूरियोसिटी एंड हेल्पलेसनेस, कि कवि जो है वो बड़ा उत्सुक भी है और ऐसा है कि गाना किस बारे में है। दूसरी है सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, दिस एक्सप्रेसेस द टाइमलेसनेस ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, कि मानवीय भावनाओं का जो को इसमें व्यक्त किया गया है कि जिसका कोई समय निश्चित नहीं है। इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हैं वो हैं, सबसे पहले है रेटोरिकल क्वेश्चंस, एक्सप्रेस वंडर एंड क्यूरियोसिटी, इसमें आश्चर्य का वर्णन है। एलिट्रेशन में सोरो, लॉस और पेन ये बताया गया है। कंट्रास्ट बिटवीन एंशिएंट बैटल्स एंड प्रेजेंट शोरोज, प्राचीन कालीन युद्ध और वर्तमान के दुखों के बीच में एक विरोधाभास इसमें किया गया है। अब अपना जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो है कि वट एवर द थीम द मैडन sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still as I mounted up the hill. The music in my heart I bore long after it was heard no more. ये जो है ये स्टेंजा है, जो इसका अपन सबसे पहले समरी देखते हैं कि वट एवर हर सॉन्ग meant, the poet was deeply moved. He stood still, absorbed in the moment. Even after leaving the valley, the song stayed in his heart, an everlasting memory of beauty and peace. कवि जो है वो उस गाने का मतलब नहीं समझा, परंतु वो कवि गहराई तक जो है उसको प्रभावित किया है। वह शांत खड़ा रहता है और उसी समय अपने आप में डूब जाता है। यद्यपि वह घाटी को उस समय छोड़ चुका होता है, फिर भी वो गाना उसके दिल में विद्यमान है कि इसकी जो है वो जो सुंदरता और जो शांति इस गाने से मिली है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन में अपन देखते हैं कि द रीपर कंटिन्यूज हर वर्क अनअवेयर ऑफ द पोइट्स एडमिरेशन। कवि की प्रशंसा के बावजूद भी वो जो घास काटने वाली लड़की है वो अपना गीत गाने लगती है, लगातार गा रही है। द पोइट्स स्टिलनेस रिफ्लेक्ट्स कंप्लीट इमोशनल एब्जॉर्प्शन। कवि जो शांत खड़ा है वो इस चीज को बता रही है कि कवि पूर्ण रूप से भावनात्मक रूप से उस गीत में डूब गया है। द फाइनल लाइन रिवील्स वर्ड्सवर्थ सेंट्रल आइडिया। कवि का जो मुख्य भाव है, केंद्रीय भाव है, वो अंतिम पंक्ति में है कि ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इन नेचर लीव ए लास्टिंग स्पिरिचुअल इम्पैक्ट, कि जो प्रकृति में खूबसूरत अनुभव से होते हैं वो एक आध्यात्मिक प्रभाव जो है वो व्यक्ति पर छोड़ देते हैं। इसमें जो थीम्स का यूज किया गया है वो है परमानेंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की का स्थायित्व, इमोशनल मेमोरी, कनेक्शन बिटवीन नेचर, आर्ट एंड द सोल, ये इसमें बताया गया है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। एक लाइन तो ये है। इसमें बताया गया कि वन ऑफ द वर्ड्स मोस्ट फेमस लाइन्स, इट मीन्स दैट नेचुरल ब्यूटी बिकम्स इटर्नल थ्रू मेमोरी। इस गीत का, इस पंक्ति का मतलब है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो यादों के माध्यम से अमर हो जाता है। और जो लिटरेरी डिवाइसेज इस स्टेंजा में है वो है मेटाफर। सबसे पहले म्यूजिक इन माई हार्ट, दिस सिंबलाइजेज इमोशनल मेमोरी। देन एलिटरेशन, मोशनलेस एंड स्टिल। कंट्रास्ट, द साउंड हैज स्टॉप्ड बट इट्स मेमोरी कंटिन्यूज। ये विरोधाभास है कि गाना बंद हो गया है परंतु उसकी सुंदरता लगातार, उसकी जो याद है वो बनी हुई है। और टोन पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव इसमें बताई गई है, शांतिपूर्ण और
पूरी तरीके से अपने भावों को झकझोर करके पुनः याद दिलाने वाली है, ये इसमें बताया गया है। अब अपन बात करेंगे इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन की कि द सॉलिटरी रीपर इज ए लिरिकल बैलेड. This was written by William Wordsworth in 1805 and published in 1807. It is inspired by a real-life experience Wordsworth had while traveling in Scotland. The poem celebrates the power of nature, music, and human emotions through the image of a Highland girl singing while working alone in the fields. Solitary Reaper 1805 में लिखी गई और 1807 में पब्लिश हुई। ये जीवन के वास्तविक अनुभव से प्रभावित है कि उस समय की जब शेक्सपियर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो स्कॉटलैंड की यात्रा पर था। और ये जो कविता है ये प्रकृति की शक्ति, सुंदर गीत की सौंदर्यता, उसकी शक्ति और मानवीय भावनाओं की शक्ति को उस हाईलैंड गर्ल जो है उसके गीत की प्रकृति चित्रण के माध्यम से बता रहा है, जो कि लड़की अकेली खेत में काम कर रही थी। The poem explores themes of nature's beauty, the power of music, nostalgia, and the memory of human emotions. The poet is deeply moved by the reaper's song, though he does not understand its language. The song is melancholy tone suggests it might be about past sorrows and personal hardships, yet it transcends language barriers and deeply touches the poet. ये पोएम जो है ये प्रकृति की जो मुख्य बात है उसको गहराई तक उसकी खोज करती है और संगीत की सुंदरता और मानव जीवन भावनाओं की जो रहस्य उसको बताती है। कवि जो है वो गहराई तक उस गाने घास काटने वाली लड़की के गीत से प्रभावित हो गया है। वो उसकी भाषा नहीं समझता है, परंतु उसकी जो दुखपूर्ण ध्वनि है वो उसके व्यक्तिगत अनुभव और कठोरताओं को पुनः याद दिला देती है। The poem consists of 4 stanzas with 8 lines each, following a rhyme scheme of A, B, A, B, A, B, A, B, C, C, D, D. ये rhyming scheme है इसकी। The poem is written in iambic tetrameter, creating a rhythmic and musical quality that reflects the enchanting effect of the reaper's song. इस कविता की जो राइम स्कीम है वो ABAB CCDD है और ये iambic tetrameter में लिखी गई है, जो कि एक बहुत अधिक प्रभाव डालती है। The poem carries a romantic and reflective tone. The poet starts with excitement and curiosity, then shifts to a meditative mood as he speculates about the meaning of the song. By the end, the mood becomes nostalgic as the music lingers in his heart even after it fades. ये पोएम जो है वो एक आनंददायक प्रभाव डालती है और कवि जो है वो इसके उसमें अपना एक मेडिटेटिव मूड से वो जो है ट्रांसफर होता है इसमें। The Solitary Reaper is a celebration of unseen beauty in ordinary moments. It highlights Wordsworth's belief in the power of nature and simple human experiences to inspire deep emotions. The poem remains one of the most beloved works, illustrating how poetry and music can leave lasting impressions on the human soul. Solitary Reaper जो है वो एक बिना देखी सौंदर्य का वर्णन है इसमें, और ये कवि के वर्ड्सवर्थ के उस विश्वास को व्यक्त करता है जिसमें प्रकृति की ताकत और मानव जीवन के अनुभवों को जो है वो गहरी भावनाओं के साथ बताया गया है। ये कविता जो है सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला कार्यदाह है, जो कविता के सौंदर्य और संगीत के सौंदर्य और उसके प्रभाव का मानव आत्मा पर बताता है।
अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, तो इसके आंसर्स भी हम आपको बता रहे हैं। हु रोट द सॉलिटरी रीपर? ऑप्शंस है जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी बाय शेली, लॉर्ड बायरन, and the answer is B, William Wordsworth. Next question, when was the Solitary Reaper first published? 1798, 1800, 1807 and 1815, and the answer is 1807 C. In which collection of poems did the Solitary Reaper appear? Lyrical ballads, poems in 2 volumes, the Prelude, Lucy poems, and the answer is B, poems in 2 volumes. What is the main theme of the Solitary Reaper? War and heroism, nature and music, love and loss, city life, and the answer is nature and music. The poem is inspired by a scene from which country? England, Scotland, Ireland, Wales, and the answer is B, Scotland, because the poem was written when the poet was on his Scotland tour. The poet was accompanied by whom when he saw the reaper? His wife, his sister Dorothy, a friend, and no one. And the answer is B, his sister Dorothy. The Solitary Reaper is engaged in what activity? Singing and dancing, harvesting and singing, drawing water, tending animals. And the answer is B, harvesting and singing. What is the form of Solitary Reaper? Sonnet, lyric poem, ode and ballad. And the answer is lyric poem. Next question, what quality of romantic poetry does the poem reflect? Focus on nature and emotion, political satire, urban realism, classical restraint. And the answer is A, focus on nature and emotion. Wordsworth is known as the poet of love, nature, war, religion, and the answer is B, nature. Where does the reaper work? In a valley, on a hilltop, in a meadow, by the river, and the answer is A, in a valley. The setting of the poem is a crowded town, a quiet field, a mountain peak, a seaside shore, and the answer is B, a quiet field. थैंक्स फॉर योर टाइम। तो निश्चित रूप से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल नॉलेज भंडारी पर लगातार बने रहें। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पोएम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के हिसाब से हैं उनको हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। निश्चित रूप से ही आप हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।